दोनों इंजन बंद हो चुके थे। विमान ने रनवे छोड़ा, ऊपर नहीं उठा और फिर जमीन से टकरा गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये शुरू होती है उस साइलेंस से जो सब कुछ कह रही थी पर किसी ने सुना नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एयर इंडिया 171 अहमदाबाद की क्रैश के कुछ हिडन ट्रूथ और उसके पीछे के रीजंस। इन पिक्चर छोटा सा पार्ट, रैट क्यों खुला और कब खुलता है, दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने का राज, पुराने क्रैश जिनसे सबक नहीं लिया गया और डेटा रिकवरी से जुड़े वो सवाल जो अभी भी हवा में लटके हैं। इस क्रैश की सीसीटीवी फुटेज में जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है वो है रैम एयर टर्बिन, यानी रैट का बाहर आना। रैट एक छोटा सा इमरजेंसी जनरेटर है जो उस वक्त डिप्लॉय होता है जब दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स पूरी तरह फेल हो जाती है। कैप्टन स्टीव शाइबनर, जो यूएस नेवी के टॉप गन पायलट रहे हैं, कहते हैं रैट तभी बाहर आता है जब एयरक्राफ्ट पूरी तरह पावरलेस हो जाए। एयर इंडिया के केस में इसका मतलब था पायलट के पास ना मेन इंजन काम कर रहे थे, ना पावर सिस्टम्स बचा था। एनडीटीवी और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी भरोसेमंद मीडिया रिपोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की। रैट का डिप्लॉयमेंट किसी भी विमान में सबसे क्रिटिकल वार्निंग होती है। इसका मतलब सिर्फ एक चीज, हमारी हर चीज फेल हो चुकी है। सन 2009 में यूएस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5149 ने न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। तभी कुछ ही मिनट बाद वह पक्षियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि विमान के दोनों इंजन बंद हो गए। लेकिन इस हादसे में कोई मौत नहीं हुई और वो सिर्फ एक वजह से, पायलट कैप्टन चेस्ली सली सलेनबर्गर की समझदारी और शांत प्रतिक्रिया। उस हादसे के दौरान क्या मददगार था, विमान 3000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर था, यानी पायलट के पास ग्लाइड करने का समय था। पायलट ने स्थिति को शांत दिमाग से हैंडल किया। उन्होंने आरएटी रैम एयर टर्बिन की मदद से बेसिक पावर हाइड्रोलिक कंट्रोल चालू रखे। आखिरकार उन्होंने विमान को हडसन रिवर में सुरक्षित उतारा, जिसे दुनिया जानती है मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से। अब बात करते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 की। इस मामले में स्थिति बिल्कुल अलग और ज्यादा गंभीर थी। विमान केवल 622 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सका था। फिर वो प्रति मिनट 450 फीट की गति से गिरने लगा, यानी पायलट के पास ना तो ऊंचाई थी ना वक्त, ग्लाइडिंग का कोई मौका नहीं था। आरएटी की भूमिका और सीमाएं। रैम एयर टर्बाइन विमान को आवश्यक बेसिक पावर और हाइड्रोलिक नियंत्रण देता है जब सारे इंजन बंद हो जाएं। इससे पायलट को कुछ नियंत्रण मिल जाता है ताकि वह यथासंभव लैंडिंग या इमरजेंसी मैनूवर कर सके। लेकिन जब विमान बहुत कम ऊंचाई पर हो और रनवे बहुत दूर हो तो आरएटी भी बेकार हो जाता है। थ्रस्ट नहीं होने की स्थिति में कोई भी दिशा नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है। एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 171 के टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी पायलट का सबसे बुरा सपना हो सकता है। दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर से जो जानकारियां सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। विमान ने जैसे ही रनवे छोड़ा, ठीक उसी पल दोनों इंजन ने एक साथ थ्रस्ट लेना बंद कर दिया। ये कोई ग्रेजुअल या एसिमेट्रिकल फेलियर नहीं था। ना एक इंजन पहले बंद हुआ, ना दूसरा बाद में, बल्कि दोनों इंजन एक ही साथ थम गए। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ कोई मैकेनिकल गड़बड़ी थी, बल्कि ये इशारा करता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, सेंसर एरर या सॉफ्टवेयर मैलफंक्शन की तरफ। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन एहसान खालिद इस पर कहते हैं, दोनों इंजन का एक साथ फेल होना बेहद दुर्लभ है। जब ऐसा होता है तो इसमें आइसोलेटेड टेक्निकल इशू नहीं, बल्कि किसी गहरी सिस्टेमिक फेलियर की आशंका होती है, जैसे कि फ्यूल फीडिंग बंद हो जाना, सेंसर्स का गलत रीडिंग देना
या फिर एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर में कोई क्रिटिकल ग्लिच। अब सवाल ये है, क्या ये फेलियर अचानक हुआ या इसके संकेत पाए? साल 2016 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट SQ313 में दोनों इंजन में एबनॉर्मलिटी आई और पायलट को मजबूरी में इंजन शट डाउन करने पड़े। लेकिन वहां हालात अलग थे। विमान उस वक्त उड़ान के शुरुआती चरण में नहीं बल्कि एयरबोर्न था और रनवे पास ही था। पायलट पूरी तरह अलर्ट था। उसने विमान को तुरंत वापस मोड़कर सुरक्षित लैंड कराया। हालांकि लैंडिंग के दौरान विमान में आग लग गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के हालात बिल्कुल अलग थे। विमान सिर्फ 665 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच सका था और उसके बाद प्रति मिनट 665 फीट की रफ्तार से गिरने लगा। मतलब न तो ग्लाइड करने के लिए ऊंचाई थी, न पास में कोई रनवे और न ही इंजन थ्रस्ट दोबारा मिलने की संभावना। ऐसे में पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। यह हादसा एक अनकंट्रोल्ड वर्टिकल ड्रॉप में तब्दील हो गया। एक ऐसा मोमेंट जहां सिर्फ कुछ सेकंड थे और कोई दूसरा मौका नहीं। क्या आपको पता है कि एयर इंडिया 171 अहमदाबाद विमान के बारे में 1 साल पहले ही गंभीर चेतावनी दी गई थी। 2 वरिष्ठ इंजीनियरों ने इस ड्रीमलाइनर के व्यवहार पर तकनीकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखा था। यह विमान टेक ऑफ के दौरान बार बार स्टॉल करता है और क्लाइंब फेज के दौरान थ्रस्ट डिलीवरी में लगातार फ्लक्चुएशन देखा गया है। यह रिपोर्ट बाकायदा एयरलाइन मैनेजमेंट को भेजी गई थी। लेकिन हुआ क्या? न सिर्फ इस चेतावनी को दबा दिया गया बल्कि इन दोनों इंजीनियरों को ड्यूटी से हटा दिया गया। यही नहीं, इस तरह की अनदेखी पहले भी बड़े हादसों की वजह बन चुकी है। उदाहरण नंबर 1, हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 2005। इस क्रैश से पहले इंजीनियरों ने कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम में फॉल्ट की चेतावनी दी थी। एयरलाइन ने उसे नजरअंदाज किया और फिर वही इशू मिड एयर में सिस्टम फेलियर का कारण बना। नतीजा 121 लोगों की जान चली गई। एक और चौंकाने वाला उदाहरण है जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 जो साल 1985 में हादसे का शिकार हुई थी। यह एक बोइंग 747 विमान था। इसमें पीछे की तरफ मौजूद प्रेशर बल्क हेड को 7 साल पहले गलत तरीके से रिपेयर किया गया था। रिपेयर के बाद उस हिस्से की दोबारा कोई जांच नहीं हुई और फिर 12 अगस्त 1985 को वही कमजोर हिस्सा हवा में फट गया। विमान ने अपना कंट्रोल खो दिया और कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 520 लोगों की मौत हुई थी। यह आज तक का सबसे घातक सिंगल एयरक्राफ्ट क्रैश माना जाता है, जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को सुरक्षा और मेंटेनेंस को लेकर नई चेतावनी दी। एयर इंडिया 171 ने रनवे का करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा इस्तेमाल किया, जबकि सामान्य रूप से ड्रीमलाइनर जैसे विमान इससे बहुत पहले ही उड़ान भर लेते हैं। लेकिन इस बार वो नहीं उड़ा। तभी कंट्रोल टावर को पायलट का डिस्ट्रेस कॉल मिला। नो थ्रस्ट, अनेबल टू लिफ्ट, यानी विमान में जरूरी ताकत ही नहीं बची थी और पायलट के पास अब कोई विकल्प नहीं था। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर अचानक शुरू हुई एक तेज अनियंत्रित गिरावट 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से। ये कोई डिसेंट नहीं था, ये एक अनकंट्रोलेबल फॉल था। इसी तरह का एक और मामला 2010 में सामने आया। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 409 टेक ऑफ के तुरंत बाद ही एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया और सीधे समुंदर में क्रैश कर गया। थ्रस्ट इम्बैलेंस और टेक ऑफ एंगल का मिस जजमेंट, वही पैटर्न यहां भी दोहराया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार रनवे के आगे जमीन थी, समंदर नहीं। अब बात करें ब्लैक बॉक्स की। CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला 13 जून को। FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला 16 जून को और 25 जून तक सारा डेटा डिकोड और एनालाइज भी कर लिया गया। यानी कुल 13 दिनों में पूरी डेटा रिकवरी और जांच पूरी, और ये सब हुआ बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहायता के। पर सवाल उठता है,
जब क्रैश साइट सीधी एक्सेसिबल थी तो क्या ये डेटा और जल्दी नहीं आ सकता था? और इससे बड़ा सवाल, क्या उस डेटा में कुछ ऐसा था जो इतनी देर तक पब्लिक नहीं किया गया? अब देखें अन्य देशों की तुलना में ये कितनी तेज प्रक्रिया थी। स्विस एयर 111 6 दिन में ब्लैक बॉक्स समंदर से मिला। एडम एयर 574 2000 मीटर गहराई से कई हफ्तों में निकाला। इजिप्ट एयर 804 1 हफ्ते में डेटा मिला। उदाहरण, मलेशिया एयरलाइंस MH370 का ब्लैक बॉक्स आज तक पूरी तरह नहीं मिला। इसलिए एयर इंडिया जैसी एक्सेसिबल क्रैश साइट से 13 दिनों में ब्लैक बॉक्स डिकोड होना इंडियन टीम की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। एयर इंडिया केस में साइट एक्सेसिबल थी और फिर भी 13 दिन लगे। ये तेज माना जा सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को लेकर अभी भी सवाल बाकी है। एयर इंडिया के इस हादसे में कोई सबटाज नहीं था, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, सिस्टम की चुप्पी। जब इंजीनियर ने चेतावनी दी, उसे चुप करा दिया गया। जब प्लेन स्टॉल कर रहा था, उसे उड़ाते रहे। जब दोनों इंजन बंद हुए, तब भी इमरजेंसी प्लानिंग नहीं थी। सवाल ये नहीं कि क्रैश क्यों हुआ, सवाल ये है, क्या ये रोका जा सकता था? हर बार जब कोई क्रैश होता है, पूरी एविएशन इंडस्ट्री से कहा जाता है, लर्न फ्रॉम दिस। उदाहरण, 2014 ट्रांसेशिया एयरवेज फ्लाइट 222, पायलट ने एक इंजन बंद कर दिया जबकि दूसरा ऑलरेडी फेल हो चुका था। ये मिस्टेक एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फेलियर थी। पर क्या हमने वाकई सीखा, या हम इंतजार कर रहे हैं अगली हेडलाइन का? रैट बाहर आया, थ्रस्ट गया, वार्निंग दी गई, पर कोई सुनने वाला नहीं था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक प्रोसेस फेलियर था। एक ऐसी गड़बड़ी जो इंसानों से नहीं, सिस्टम से हुई थी। जब साइलेंस लाउड हो जाए, तब आप जान जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन तक भेजिए जिन्हें लगता है जांच होनी चाहिए, क्योंकि